हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल नॉलेज स्टूडियो। आप सभी का मेरे चैनल नॉलेज स्टूडियो पर बहुत बहुत स्वागत है। तो हम यूथ पब्लिकेशन की सामान्य अध्ययन की बुक का सॉल्यूशन कर रहे थे। उस बुक में जितने भी PYQs हैं जो कि एसएससी रिगार्डिंग पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, तो हम उन क्वेश्चंस को कर रहे थे। और उनमें से हमने जो है एंशिएंट हिस्ट्री सबसे पहले जो है शुरू की थी, और उसके 3 टॉपिक हमने बिल्कुल कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम 4th टॉपिक करने वाले हैं। इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं वो PYQ हैं, और इसके साथ साथ इसके अंदर इसकी एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है ताकि जो है कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो सके टॉपिक के रिगार्डिंग। तो आज हमारा 4th जो टॉपिक है वो है महाजनपदों का उदय, इमर्जेंस ऑफ महाजनपदास के 16 जो है महाजनपद हैं, और वो महाजनपद उनकी राजधानी क्या क्या है, और वो वर्तमान में कहाँ पर स्थित हैं, और कौन सी नदी या फिर किसके किनारे पर लगते हैं। तो इसी से इन्हीं 3 चीज़ों से बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, मगध महाजनपदास किन नदियों से घिरा हुआ है। तो देखिए, मगध महाजनपदास है वो कौन कौन सी नदियों से घिरा हुआ है। तो जो मगध महाजनपदास है वो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाए, गंगा और सोन नदी के से घिरा हुआ है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, गंगा और सोन नदी। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं साथ साथ कि मगध चारों ओर से गंगा और सोन नदियों से घिरा हुआ है तथा ये नदियाँ जल यातायात, जलापूर्ति और सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण थी। मगध आधुनिक बिहार के पटना और गया जिलों के भूभाग पर अवस्थित है। तो ये याद रखिएगा कि जो मगध है वो पटना, बिहार के पटना और गया जिलों के बीच स्थित है, और नदी कौन कौन सी हो जाएंगी, गंगा और सोन नदी हो जाएंगी। ठीक है, और इसकी जो प्राचीन राजधानी है मगध महाजनपद की, पहली है गिरिवर्ज, दूसरी है राजगृह और पाटलिपुत्र। तो ये तीनों ही इसकी राजधानियाँ हो जाएंगी। पहली बनाई गई गिरिवर्ज, फिर उसको राजगृह बनाया गया और फिर पाटलिपुत्र बनाया गया। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वज्जी महाजनपद की राजधानी क्या है। तो जो है 16 महाजनपद थे, उनसे उनकी राजधानियों से है जो हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है। बार बार एसएससी इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछती है। तो वज्जी की राजधानी क्या हो जाएगी, वज्जी की राजधानी वैशाली हो जाएगी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, वैसे वज्जी हो जाएगा और वैसे ही वैशाली हो जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं हम अलग अलग महाजनपदों की राजधानियाँ। तो पहली है अंग चंपा, उसकी राजधानी है चंपा। देखिए, अंगों, शरीर के अंगों पर हम क्या करते हैं, चंपी करते हैं, तो अंगों को राजधानी क्या हो जाएगा, चंपा। दूसरा है मगध, मगध की राजधानी है गिरिवर्ज। एक तो गिरिवर्ज हो जाएगा, राजगृह हो जाएगा और पाटलिपुत्र, ये तीनों ही हो जाएगा। वत्स, वत्स की राजधानी हो जाएगी कौशाम्बी। फिर है कौशल, कौशल की राजधानी हो जाएगी श्रावस्ती। फिर है मल, मल की राजधानी कुशीनगर और पावा, कुशीनगर और पावा हो जाएगा। फिर है अश्मक, अश्मक की राजधानी हो जाएगी पोतन। फिर है कंबोज, और कंबोज की राजधानी हो जाएगी हटक। ठीक है जी, इन्हें याद रखिएगा। हम जो है इनके अलग अलग टॉपिक्स की आपको ट्रिक बनाकर जो है वीडियो अपलोड कर देंगे ताकि है ना इनको याद करना आपके लिए आसान हो जाए। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजगृह किस महाजनपद की प्रथम राजधानी थी। कौन से महाजनपद की प्रथम राजधानी राजगृह थी। तो अभी हमने देखा, तो मगध जो महाजनपद था उसकी राजधानी राजगृह थी और पाटलिपुत्र पुत्र भी थी। तो ऑप्शन डी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो राजगृह है मगध महाजनपद की प्रथम राजधानी थी, और बिहार में नालंदा जिले में स्थित एक ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है,
और पौराणिक साहित्य के अनुसार ये ब्रह्मा जी की जो है यज्ञ भूमि सांस्कृतिक वैभव का केंद्र माना जाता है। और जो जैन धर्म के तीर्थकर थे मुनि श्रुवर्तनाथ स्वामी, जो उनके गर्भ जन्म तप ज्ञान एवं जो 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी की साधना भूमि जो है राजगृह को माना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत का पहला साम्राज्य है जिसमें युद्ध के लिए बड़े पैमाने पर हाथियों का उपयोग किया गया? चलिए जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर पुट कीजिए कि कौन सा जो प्राचीन भारत के कौन से साम्राज्य के अंदर युद्ध के लिए हाथियों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता था। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मगध महाजनपद। ठीक है जी, ऑप्शन सी याद रखिएगा। इसी के अंदर जो है बड़े बड़े हाथियों को युद्ध के लिए बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता था। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो इसकी जो है एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं ताकि इसके रिगार्डिंग जो भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। तो मौर्य शासक के उत्थान के पहले की 2 सदियों में मगध साम्राज्य के विकास का दौर समकालीन ईरानी साम्राज्य के दौर के समान रहा है। मगध के जो बिंबिसार हैं, अजातशत्रु, महापद्मानंद जैसे महत्वाकांक्षी शासकों ने लगातार इसके विस्तार से इसे मजबूत किया। मगध के निकट लोहे भंडार की उपस्थिति के कारण मगध की भौगोलिक स्थिति लौह सुधार में उपयुक्त थी। साक्ष्य यह भी साबित करता है कि जो वैदिक काल के बाद मगध भारत का पहला साम्राज्य है। देखिए मगध जो है भारत का पहला प्राचीन साम्राज्य है, याद रखिएगा, जिसमें युद्ध के लिए बड़े पैमाने पर हाथियों का उपयोग किया जाता था। ठीक है जी, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कितनी महान शक्ति यानी कि महाजनपद अस्तित्व में आए? वैसे तो महाजनपद कितने थे? 16 महाजनपद थे। ठीक है, तो लेकिन जो गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान जो है कितने महान जो शक्तियाँ हैं या फिर महान जनपद हैं अस्तित्व के अंदर आए, तो 16 महाजनपद हो जाएंगे। ऑप्शन डी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 16 महाजनपद थे, याद रखिएगा, महाजनपद 16 थे। चलिए जी, कौन कौन से 16 महाजनपद थे ये हम देख लेते हैं, उनकी राजधानियाँ क्या क्या थी। देखिए अभी हमने वत्स का क्या था, कौशाम्बी, वत्स का कौशाम्बी हो जाएगा। काशी का वाराणसी हो जाएगा। अंग हमने बताया था कि चंपी करते हैं, चंपा हो जाएगा। मगध की गिरिवर्ज को जो है राजगृह बनाया गया और फिर पाटलिपुत्र। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए जी, 5वीं जो है वज्जी वैसे वैशाली को जो है मिथिला भी बोलते थे, विदेह भी बोलते थे। तो अगर ये दोनों ऑप्शन में आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वैशाली की जगह तो मिथिला और विदेह के साथ आप जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। अवंती थी उज्जैन और महिष्मती। तो अवंती की राजधानी थी उज्जैन, ऐसे अवंती और ऐसे ही लगा लीजिए कि उज्जैन है। ठीक है, अवंती उज्जैन। ठीक है, मल की राजधानी थी कुशावती या फिर कुशीनगर। याद रखिएगा, कुशी को आप याद रखिएगा, वती हो, नगर हो, नारा हो, जो भी हो लगा देना कि कुशीनगर है, कुशीवती है या फिर कुशीनारा। ठीक है, पांचाल की थी अहिछत्र या फिर कंपाली। चेदी की थी शक्तिमती या फिर शुक्तिवती। ठीक है, कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, बिल्कुल आसान है, कुरु इंद्रप्रस्थ हो जाएगी। फिर है मत्स्य की राजधानी हो जाएगी विराटनगर। गांधार की राजधानी हो जाएगी तक्षशिला। अश्मक पोटन या फिर पोटली। सूरसेन की राजधानी जो है मथुरा हो जाएगी।
कंबोज की राजधानी हाटक या फिर राजपुर हो जाएगी। देखिए 16 महाजनपद हैं, हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं बार बार कि कौन से महाजनपद की कौन सी राजधानी है। तो इसकी याद करने के लिए हम जो अलग से एक सेपरेट वीडियो बना रहे हैं, ट्रिक के माध्यम से आपको याद करवाएंगे हम उसमें। तो वो वीडियो आप हमारे चैनल पर विज़िट करके देख सकते हैं। इसके अंदर हम ट्रिक्स इसलिए नहीं करवा रहे क्योंकि हम यहाँ पर एसएससी के रिगार्डिंग जो है वाईसीटी की जो बुक उसके पीवाईक्यू कर रहे हैं, जो कि एसएससी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, जो एसएससी बार बार रिपीट करती है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर जो है ट्रिक्स करवाएंगे तो जो कॉन्सेप्ट वगैरह हमारा रह जाएगा और ये हमारा टाइम भी बहुत ज़्यादा ले लेगा। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राजशाही राज्यों में एक नहीं है जो कि 7वीं और 6वीं शताब्दी के शुरू में ईसा पूर्व भारत में मौजूद था। तो बताइए कि कौन सा जो राजशाही है राज्यों में नहीं है, कि इनमें से कौन सा वो है जो कि महाजनपद नहीं है। सीधी सी बात ये है, पूर्वी भारत का नहीं है। तो कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वैशाली नहीं है। वैशाली महाजनपद काल में वज्जी की राजधानी वैशाली हो जाएगी। मल्ल, कुशावती संघ थे, ये दोनों जो है संघ हुआ करते थे, मतलब कि ये अलग अलग जो है महाजनपद नहीं होते थे उस वक्त। और ऐसे राज्यों का शासन राजा द्वारा न होकर गण या संघ के द्वारा हुआ करता था, जबकि महाजनपद राज्यों द्वारा शासित होते थे, परंतु कुछ में अलग प्रकार की शासन व्यवस्था होती थी। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? चलिए बताइए, कमेंट बॉक्स में जल्दी आंसर कीजिए, कौन सा जो है बौद्ध ग्रंथ है 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? चलिए जल्दी जो है आंसर दीजिए। तो ऑप्शन जो है सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ है उसके अंदर 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। तो बौद्ध ग्रंथ के ये इसकी एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म भगवती सूत्र। देखिए, बौद्ध ग्रंथ का तो है अंगुत्तर निकाय, ध्यान रखिएगा, बौद्ध ग्रंथ का है अंगुत्तर निकाय, बौद्ध ग्रंथ का हो गया अंगुत्तर निकाय। और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, याद रखिएगा, इसमें जो है इस बार पूछा गया कि बौद्ध ग्रंथ के कौन से बौद्ध धर्म के कौन से ग्रंथ के अंदर 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। हो सकता है अगली बार ये पूछे कि जैन धर्म के कौन से ग्रंथ में जो है 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो जैन धर्म के अनुसार जो है अंगुत्तर निकाय हो जाएगा, और बौद्ध ग्रंथ के अनुसार जो है अंगुत्तर निकाय हो जाएगा, और जैन ग्रंथ के अनुसार भगवती सूत्र हो जाएगा। में 16 महाजनपदों का जो उल्लेख मिलता है, जबकि सुत्त पिटक में बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं यानी कि जातक कथाएं, जो सुत्त पिटक है ये भी बौद्ध ग्रंथ है, इसके अंदर जो महात्मा बुद्ध थे उनके जन्म की जो कथाएं हैं वो मिलती हैं। बौद्ध धर्म के उपदेश जो है इसके अंदर मिलते हैं, और जो विनय पिटक है उसके अंदर भिक्षु और भिक्षुणियों के संग एवं दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार नियम संग्रहित हैं। और अभिधम्म पिटक है उसके अंदर क्या है, बौद्ध धर्म के जो दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो है सुत्त पिटक है उसके अंदर बुद्ध के जीवन की कथाएं हैं, और विनय पिटक है उसके अंदर भिक्षु और भिक्षुणियों के संग एवं दैनिक जीवन के और आचार विचार जो है संग्रहित है। अभिधम्म पिटक है उसके अंदर जो है बौद्ध दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन मिलता है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राचीन चंपा शहर को डैश महाजनपदों की राजधानी माना जाता है। तो ऑप्शन चंपा किसकी राजधानी है? हमने याद किया था अंगों को हम क्या करते हैं, चंपी करते हैं, तो चंपा हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए हमने जो है 4th टॉपिक हमारा जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मगध का उत्कर्ष, इमर्जेंस ऑफ मगधाज। ये टॉपिक हम करने वाले हैं। और इस टॉपिक की तरफ हम बढ़ने से पहले आपको एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि जो है हमारे चैनल नॉलेज स्टूडियो पर आपको हर रोज़ वाईसीटी या फिर अलग अलग बुकों की जो है सॉल्यूशन आपको मिलेगा, जो कि एसएससी की रिगार्डिंग, एचएसएससी के रिगार्डिंग, दिल्ली पुलिस रिगार्डिंग जो है आपको इसमें सॉल्यूशन प्राप्त होगा। ठीक है, तो हमारे चैनल पर विज़िट ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और अपने दोस्तों को साथ इसको शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी जो है इस सीरीज़ का बेनिफिट मिल सके। तो चलिए हमारा 5th जो है इसका टॉपिक है, उसके अंदर है मगध का उत्कर्ष, इमरजेंस ऑफ मगधाज। ये टॉपिक हम करने वाले हैं। 4 टॉपिक हमारे पूरी तरीके से जो है कंप्लीट हो चुके हैं। और जो है ये जो हम क्लास कर रहे हैं वाईसीटी की जो PYQ की बुक है वो जो है दी बेस्ट है, एकदम रामबाण है एसएससी के एग्ज़ाम में, क्योंकि PYQ करना यानी कि PYQ जो है रिपीट होते हैं, इसीलिए हमें ये करना ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए जी, हमारा 77 क्वेश्चन क्या है कि मौर्य वंश में निम्नलिखित में से किस राजवंश के बाद मगध पर शासन किया। कि ये कह रहा है कि मौर्य वंश के बाद किस राजवंश ने मगध के ऊपर शासन किया। सीधा सा यही है। तो किसने किया था कि जो नंद वंश है उसने मौर्य वंश के बाद मगध पर शासन किया था। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो नंद वंश के बारे में हम जो है इसका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर कर लेते हैं, ताकि जो है आपको थ्योरेटिकल पोर्शन जो अगर आपने कंप्लीट नहीं किया है तो वो आपका लगभग जो इम्पोर्टेंट सेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा यहीं से। तो जो नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद होता था। यह सिकंदर का समकालीन था। चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने इस युद्ध में उसको पराजित किया। मगध पर एक नए राजवंश मौर्य वंश आया 322 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व। अब ये देखिए, ये उस टाइम पर जो है ईस्वी पूर्व तक ये उल्टा चलता था, जो कैलेंडर है वो उल्टा हुआ करता था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर 322 ईस्वी में बैठा, ये याद रखिएगा, कई बार पूछ लिया जाता है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर, ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे जो है पराजित किया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में किसे पराजित किया था? तो 305 ईसा पूर्व में उन्होंने सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। चंद्रगुप्त मौर्य फिर जो है जैन धर्म का अनुयायी बन गया था। ठीक है, तो अब ये देख लेते हैं कि कौन सा वंश किस ईस्वी तक जो है राज करके गया था। तो हर्यक वंश आता है। हर्यक वंश जो है 544 से 412 ईसा पूर्व तक आता है। शिशुनाग वंश 412 ईसा पूर्व से 344 ईस्वी पूर्व तक। नंद वंश 344 से फिर 324 ईस्वी पूर्व तक राज किया था इन्होंने। और फिर है मौर्य वंश ने 322 से 184। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंबिसार किस वंश के राजा थे? तो बिंबिसार जो है हर्यक वंश के राजा हुआ करते थे। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो जो है 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक जो है बिंबिसार ने जो है हर्यक वंश जो हमने अभी ऊपर देखा था उन्होंने राज किया था। ठीक है, ने मगध पर हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी। अंग राज्य को जीतकर अपने साम्राज्य में उन्होंने विस्तार जो है अंग राज्य को अपने जीतकर साम्राज्य में विलय किया था। और यह विस्तार जो आगे चलकर मौर्य साम्राज्य के विस्तार का आधार बना। पुराणों के अनुसार बिंबिसार को श्रेणिक कहा जाता है। ये याद रखिएगा कि पुराणों के अनुसार क्या कहा जाता है? बिंबिसार को श्रेणिक कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिएगा। बिंबिसार ने मगध के यश और सम्मान को वैवाहिक संधियों और विजयों के माध्यम से काफ़ी बढ़ाया। उसकी एक रानी कौशल के राजा प्रिस्नेज की बहन थी। उनकी रानी जो है कौशल के राजा की बहन हुआ करती थी। ठीक है,
फिर आता है मौर्य वंश। मौर्य वंश का हम देख लेते हैं। तो मौर्य वंश है वो 322 से 184 ईसा पूर्व तक रहा। प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली और महान जो है ये राजवंश रहा है। 137 वर्षों तक इसने भारत में जो है राज किया था और इसकी स्थापना किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने की और उसके मंत्री कौटिल्य हुआ करते थे। ठीक है। और फिर है शुंग वंश। शुंग वंश जो है एक प्राचीन भारत का शासकीय वंश था, जिसके मौर्य वंश के बाद जो है शासन किया शुंग वंश ने। इसका शासन उत्तर भारत में 184 से 75 ईस्वी पूर्व तक रहा, यानी कि 109 वर्षों तक रहा। ठीक है। उसके बाद आता है नंद वंश। प्राचीन भारत का एक राजवंश है जिसकी 5वीं 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व उत्तरी भारत के विशाल भाग पर जो है इन्होंने शासन किया था। ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक की नियुक्ति किसके दरबार में की गई थी? ये क्वेश्चन देखिए, ये दो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। ध्यान रखिएगा कि जो जीवक है एक चिकित्सक हुआ करता था और ये किसके दरबार में आया था? तो ये बिंबिसार के दरबार के अंदर आया था। तो ऑप्शन जो है बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बिंबिसार। चलिए जी, हर्यक वंश का संस्थापक हुआ करता था बिंबिसार, जो कि राजगद्दी पर 544 ईसा पूर्व बैठा था। प्रसिद्ध जो चिकित्सक हैं जीवक मगध के सम्राट बिंबिसार के राजवेद हुआ करते थे। ठीक है। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने अपने राजवेद जीवक को भेजा था। महात्मा जो बुद्ध है उसकी सेवा में जो है बिंबिसार ने अपने राजवेद जीवक को भेजा था। ये बात याद रखिएगा। हो सकता है नेक्स्ट में आपके ये पूछा जाए कि बिंबिसार ने जो है अपने राजवेद को किसके लिए भेजा था? तो महात्मा बुद्ध के लिए भेजा था। इसके अतिरिक्त जब अवंती प्रदेश के राजा प्रोद्ध पांडु रोग से ग्रस्त हुए थे, तब भी बिंबिसार ने अपने जो है राजवेद जीवक को उसकी सेवा के लिए भेजा। ये भी याद रखिएगा। जीवक 7 वर्षों तक तक्षशिला में चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन करता रहा। जीवक राजगृह की जो है गणिका सालवती का पुत्र था। लोक लाज के कारण उसकी मां ने उसे राजगृह की गलियों में फेंक दिया था। जीवक को जो है बिंबिसार के पुत्र अभय ने शिक्षण हेतु तक्षशिला भेजा। वह बाल रोग और शल्य चिकित्सा का विशेषज्ञ बना। उसकी फीस जो है 16,000 कणक थी। ऐसा माना जाता है कि बिंबिसार का जो पुत्र अभय है वैशाली की गणिका आम्रपाली का पुत्र था। ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। हर्यक वंश से मगध के पहले शासक कौन थे? यानी कि हर्यक वंश ने मगध पर शासन किया। इसमें सीधा ये पूछा गया कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था या फिर उसके पहले शासक कौन थे। ठीक है। ये कई बार कंफ्यूज करने के लिए लैंग्वेज को इधर उधर कर देता है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बिंबिसार। ये देखिए एक्सप्लेनेशन जो है फिर से वही रिपीट हुई है कि इन्होंने जो है 52 वर्षों तक शासन किया। गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में बैठा था और बिंबिसार की हत्या करके उसी के पुत्र अजातशत्रु ने जो है बिंबिसार जी की हत्या कर दी थी 492 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर वो बैठा फिर। ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा नंद वंश का अंतिम शासक था? तो नंद वंश का अंतिम शासक हमने जो है ऊपर देखी, थ्योरेटिकल का यही तो फ़ायदा होता है कि हम जो है ये कॉन्सेप्ट, ये थ्योरी, एक्सप्लेनेशन हम साथ साथ कर रहे हैं। इसका फ़ायदा यही होता है कि यहीं से क्वेश्चन जो है बार बार आगे बढ़ते रहते हैं। जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया हुआ है यही इसके YCT की बुक का जो है बेनिफिट है कि जो है फालतू का मटेरियल इसके अंदर नहीं होता। जो इम्पोर्टेंट होता है, जो रिगार्डिंग एग्ज़ाम के रिगार्डिंग होता है, वही इसके अंदर दिया हुआ होता है। तो देखिए, हमने ये थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, तो वो घनानंद था। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसके एक्सप्लेन। नंद वंश का संस्थापक महापद्मानंद होता था। संस्थापक कौन था? पद्मानंद था। आखिरी जो शासक कौन था? घनानंद था। पुराणों में महाजनपद को सर्वाक्ष यानी कि क्षत्रियों का नाश करने वाला था भार्गव, परशुराम का अवतार। ये याद रखिए, ये वर्ड याद रखिएगा। इसका कई बार जो है मीनिंग भी पूछ लेते कि भार्गव का मतलब क्या होता है, सर्वक्षत्रा का मतलब क्या होता है।
उसे एकराट और एक छत्र की उपाधि धारण की गई थी। महापद्मानंद के 8 पुत्रों में घनानंद जो है इस वंश का आखिरी शासक हुआ करता था। इसी के समय सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया। कब किया? 325 ईसा पूर्व के अंदर। ग्रीक लेखकों ने घनानंद को अग्रमीज कहा। ये क्वेश्चन बन सकता है कि ग्रीक लेखकों ने घनानंद को क्या कहा, तो उसने अग्रमीज कहा। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से घनानंद की हत्या कर मौर्य वंश के शासक की नींव डाली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? हर्यक वंश का जो अजातशत्रु था वो बिंबिसार का जो है पुत्र हुआ करता था, जिसने जो है अपने ही पिता बिंबिसार को मारकर गद्दी प्राप्त की थी। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बिंबिसार। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। राजा अजातशत्रु किस वंश के शासक थे? तो अजातशत्रु जो है हर्यक वंश के संस्थापक थे। क्वेश्चन देखिए बार बार रिपीट हो रहे हैं ना, ये एसएससी सीजीएल 2022 के अंदर आया हुआ है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को स्थानांतरित कर दिया गया। कहाँ? मगध की राजधानी क्या थी? पहले तो गिरिवर्ज थी, गिरिवर्ज हुआ करती थी। फिर इसको क्या बनाया गया? फिर इसको बनाया गया राजगृह। एक मिनट, फिर इसको बनाया गया राजगृह। राजगृह से ये बनी पाटलिपुत्र, राजगृह से ये बनी पाटलिपुत्र। तो ये तीनों ही हैं। तो मगध की राजधानी को क्या बनाया गया? तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन हमारा दिया गया है मथुरा, पहला ऑप्शन है मथुरा, दूसरा है वाराणसी, थर्ड है पानीपत और पाटलिपुत्र। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें राजगृह और गिरिवर्ज नहीं दिया गया, तो ऑप्शन जो है बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो बिहार की राजधानी पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र हुआ करता था। सम्राट अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने अपनी राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया और बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने यह साम्राज्य स्थापित कर अपनी राजधानी बनाई, जिसे पाटलिपुत्र सत्ता का केंद्र कहा गया। जो फाहियान थे, एक यात्रा वृत्तांत में उन्होंने जो है इसके जीवंत का वर्णन किया और मैक्स्थनीज ने पाटलिपुत्र नगर का प्रथम जो है लिखित विवरण दिया। तो ये पूछा जा सकता है कि पाटलिपुत्र का लिखित वर्णन किसने दिया पहली बार? तो वो मैक्स्थनीज ने दिया था। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हमने जो है आज की अपनी क्लास में 2 टॉपिक 5th और 6th जो है कंप्लीट कर लिए, जनपदाज और मौर्य साम्राज्य। कल हम करने वाले हैं हमारा 6th टॉपिक जैन धर्म, बौद्ध धर्म, भागवत या फिर शैव धर्म। ठीक है जी, कल हम ये टॉपिक कवर करने वाले हैं। अगर आपको हमारी ये सेशन, हमारा ये क्लास जो है पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और आगे भी इसे शेयर करते रहें ताकि दूसरों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इसका एक फ़ायदा ये है कि एसएससी के रिगार्डिंग जो है आपकी करंट अफेयर को छोड़कर जितने भी जो क्वेश्चन बनेंगे वो आपको इसी जो है क्लास से देखने को मिलेंगे, इसी जो है वाईसीटी की बुक से देखने को मिलेंगे। और हमारे चैनल पर आपको हर एक बुक दिल्ली पुलिस रिगार्डिंग, एचएसएससी के रिगार्डिंग या फिर एसएससी के रिगार्डिंग जो है बुक्स के सॉल्यूशन देखने को मिल जाएंगे। हर एक क्लास जो है आप देख सकते हैं। हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको जो है एचएसएससी के हरियाणा जीके की और दिल्ली पुलिस की जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से भी विज़िट करके इसको देख सकते हैं। तो चलिए जी, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।